प्राइम 25 खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के सोमवार यानी कि 12 सितंबर को फैसला कोर्ट अपना सुनाएगी। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं इस बात पर अपना फैसला करेगी। साथ ही फैसला आने से पहले वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले को लेकर कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग कोर्ट में लंबित हैं। कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। जो लोग ये समझते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा संविधान हो गया जिसके आप अलग नहीं जा सकते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरे लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा था, मिसनोमर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है हमने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से, अपनी लीगल रिसर्च से तोड़ने की कोशिश की है और उस पर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। हमारा मूल रूप से कहना यही है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। जो इस समय बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं और हिंदू जनमानस मुझसे बहुत उत्साहित है और उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि 353 साल बाद जो भोलेनाथ दबे हुए थे वो सामने आए। इस विषय में अगर देखा जाए तो जो कल का फैसला है ये पूरे केस का मील का पत्थर है। वहीं ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अपनी आखिरी सांस ली। वे 98 साल के थे। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। शंकराचार्य लंबे समय से बीमार थे। उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। हाल ही में वे आश्रम लौटे थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को सोमवार के शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से अलग हुए दिग्गज नेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी की पहली झलक पेश की है। राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने बारामूला की रैली में यह साफ किया कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली संभव नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जा सकता। 370 की बहाली के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना रहेगा। आजाद ने बारामूला में यह दावा किया कि उनकी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी, जो किसी और के साथ ना तो जुड़ेगी और ना ही विलय करेगी। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए जद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं। जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। यह संभवतः पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी शख्स को राज्यसभा के लिए सदस्य के तौर पर उच्च सदन में मनोनीत किया गया है। अली के नामांकन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी बने और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक फ़कीर शख्सियत है कि उनकी आंख इतना काम करती है कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को भी लेज़र से भी ज़्यादा काम करती है। वो उनकी आम आंख नहीं है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसका कोई होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में लॉबी रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन मैं काम करता था बस बीजेपी में मेरी ईमानदारी देखी है, पार्टी की लॉयल्टी देखी है, जो उनको ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो मिल गया उसको निभाता हूँ। तो वहीं नवनिर्वाचित सांसद गुलाम अली ने इस पर खुशी जाहिर की और ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह से ही अपने काम करने वालों को देश सेवा का मौका देती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सोनाली फोगाट केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा सकती है। अभी मामले की जांच गोवा पुलिस कर रही है, लेकिन सोनाली की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के खाप पंचायत के अल्टीमेटम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई की जांच को लेकर गोवा सरकार से बात की जाएगी। पुलिस की जांच से अगर परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो प्रदेश की सरकार गोवा सरकार से बातचीत कर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। इससे पहले सोनाली फोगाट की मौत के मामले में खाप महापंचायत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो हिसार में हुई महापंचायत ने सीबीआई जांच पर फैसला लेने के लिए सरकार को अब 23 सितंबर तक का वक्त दिया है। महापंचायत ने कहा है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 24 तारीख को बैठक होगी, जिसमें हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिलकर सोनाली की बेटी यशोधरा की सुरक्षा के लिए मांग रखेगा। साथ ही सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट का आरोप है कि हमने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि फोगाट को 23 अगस्त को उत्तर गोवा के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। गोवा पुलिस ने पहले फोगाट के पीएस रहे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था, जो फोगाट के साथ ही गोवा के दौरे पर आए थे। गोवा पुलिस की टीम हिसार और गुड़गांव आकर के भी इस पूरे मामले में जांच कर चुकी है। देखो, सभी लोग ये चाहते हैं भाई सीबीआई जांच हो, क्योंकि गोवा पुलिस तो स्टार्टिंग से ही उल्ट सुलट बयान दे रही है, गुमराह कर रही है केस को। इसलिए सभी खापों में हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय सभी आए हुए हैं और सभी की यही मांग है भाई सीबीआई जांच हो। देखो, ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। सुधीर सांगवान तो एक मोरा है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव से पहले ही उनके मर्डर कर देना ये प्लान मर्डर है। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं और हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। सीबीआई जांच के लिए हमने गृह मंत्री जी को, पीएम को और आरएस मोहन भागवत को, तीनों को चिट्ठी भेजी है, लेकिन वहां से भी कोई मैसेज नहीं आया जी। आज जो निर्णय लेते हैं, इतना टाइम खाप जो अल्टीमेट टाइम देती है, अभी उसके बाद ही देखते हैं वहां से कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज आता है अभी सीबीआई जांच के लिए। हम तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं बार बार। तो न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो, वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी
फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और ख़ास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्यजीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्यजीव प्रशासन, राजस्थान सरकार अभी तक भी वन डे फुल डे सफारी पर रोक लगाने के आदेश नहीं निकाल रहा है। हाफ डे फुल डे सफारी का राजस्थान के सारे वन्यजीव प्रेमी विरोध कर रहे हैं। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य से वन विभाग को भारी आमदनी होती है। आपको बता दें कि 80 बाघों वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 10 जोन में 5 जोन में फुल डे और हाफ डे सफारी की अनुमति है। फुल डे सफारी के लिए भारतीयों को 54,505 रुपए देने होते हैं। फुल डे तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच में टकराव का नया अध्याय शुरू हो गया है। दरअसल एलजी सक्सेना ने डीटीसी की 1000 फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं के मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। इस साल जून में सक्सेना को इससे संबंधित एक शिकायत दी गई थी, जिसमें परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का आरोप है। बस घोटाले की जांच को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर से वार पलटवार तेज हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की खबर रोजाना सामने आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो कौन सा घोटाला हुआ, ये बीजेपी की साजिश है। जहां तक बस खरीद का मामला, इन्होंने डीटीसी बसों की खरीद 1000 बसों की खरीद का टेंडर किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अवार्ड कर दिया। तो आपने जब अवार्ड कर दिया और टेंडर किया था तो इसीलिए किया, और भ्रष्टाचार जब सामने आ गया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वापस कर दिया है। तो ये नहीं होता। जब आपकी नीयत खराब है वो सामने आ गई है, वो सामने आ गई, तो बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति अगर कहे कि हमने तो मर्डर किया नहीं, लेकिन आखिर इरादा कत्ल भी तो एक धारा होती है, वो भी तो सजा होती है। ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है इसके अंदर। सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर, और कर लो, कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से। विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें डिफेमेशन केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर इंक्वायरी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भाई इंक्वायरी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ सरकार बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि वे अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो मैं अपने अभियान को वापस ले लूंगा। कई वर्गों के नेम प्लेट बदल, वो व्यवसायी। बिहार में सरकार बदलने से सिर्फ नेम प्लेट बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार से आगे बढ़कर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके का। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी अपेक्षा आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और थोड़ी काफी नाराजगी भी देखता हूं कई वर्गों में। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ खास बातचीत में नीतीश कुमार पर कई बड़े हमले किए। पीके ने जहां 10 लाख नौकरी के वादे पर कटाक्ष किया तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। शराबबंदी लागू होती तो भी चलिए आप मान लेते कि चलिए वर्थ है परेशानी, लेकिन शराबबंदी भी लागू नहीं है, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, शराब माफिया का बोलबाला है, और लॉ उसके एवज में सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ रहा है। पीके की तरफ से हो रहे लगातार हमलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते। प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद दोनों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से पहली बार कोटा के दशहरा मैदान में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आम लोगों की भीड़ पड़ी है। इस प्रदर्शनी में उन रक्षा उपकरणों को रखा गया जिन्हें देखने का एक हिंदुस्तानी हमेशा सपना देखता है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में भारत की सबसे एडवांस्ड मिसाइल आकाश के साथ साथ कई टैंक और दूसरे मिसाइल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये पहली बार जो कोटा में आयोजन हो रहा है, पता लग रहा है कि मेड इन इंडिया में इतने सारे अपने डिफेंस के उपकरण भी बनते हैं। अभी तक तो यही मालूम था कि साहब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी पता लग रहा है कि इतनी सारी आर्टिलरीज, इतनी सारी गन्स, इतनी सारी तोपें पता लग रही हैं कि देखने को मिल रही हैं। बड़ा खुशी होती है कि आर्मी अपने आप में एक हिंदुस्तान का गौरव है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ये सब चीजें देखी है, हमने तो कभी देखी ही नहीं थी। बहुत ही अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जो जवान है इतने बड़े बड़े वेपन चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये